हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिश्रा कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक की बेसिक फैक्टराइजेशन थ्योरम देखी थी, जिसमें हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर बनाते थे और उन प्राइम फैक्टर्स के बेस पर एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे और उनको निकालना सीखा था। तो चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। आपकी बुक में 1.2 एक्सरसाइज है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसके कुछ सवाल लगाएंगे और इन सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इनमें आपको कॉन्सेप्ट और जो भी आपने सीखा है पिछले लेक्चर में उसको यूटिलाइज करना है। और साथ ही साथ जो सवाल बचेंगे वो आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे मैं आपको ज़्यादातर सारे वही सवाल जो आपको मुश्किल लगते हैं वही करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब यही है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो नंबर्स हैं, इनको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर उसी को दिखाना है कि इनका प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर करना तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहला 3825। अब 3825 है। पहले मैं आपको यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो वो हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने जितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उनके बारे में एक डिटेल आपको आइडिया प्रोवाइड किया है। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहला और एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इसके बाद होता है 3, इसके बाद होता है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इसी तरीके से प्राइम नंबर बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को मैंने आपको सिखाया था कि जब हम किसी भी चीज़ को फैक्टराइज करेंगे, कोई भी नंबर रहेगा, तो इसी सीक्वेंस में देख के चलेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है सवाल को करने की। अगर आप देख रहे हैं 2, इस नंबर को हम देखते हैं तो लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे 3। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको ये देखना होता है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर इनका डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो फिर ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। डिजिट सम का मतलब ये है कि इनको हम लोग जोड़ेंगे, 5 और 7 और 18 11। 11 और 7 कितना हो गया? 18। ये एक ऐसा नंबर है 18 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब हम लोग इसको फिर से देखेंगे। हम लोग को 3 से ये भी चेक करना है। 3 से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 13 14 और 15। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। फिर से इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये 4 to 5 है, इसको देख लेते हैं। तो ये होता है 11, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 11 3 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। अब 5 से हम लोग इसको देखेंगे। 5 से ये हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब 5 या 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर हम लोग लास्ट में 0 और 5 देखते हैं और फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर 5 है, तो 5 से हम लोग देखते हैं इसको। ये 85 हो गया। 85 आप जानते हैं 17 के टेबल में 5 टाइम्स होता है। इसका मतलब एक बार और 5 से जाएगा ये। तो ये इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। और 17 को 17 into 1 लिख सकते हैं, वो एक प्राइम नंबर होता है। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने इसको आराम से यहाँ फैक्टराइजेशन ट्री बना लिया है, यानी कि ये हमारा गुणनखंड इसका हो गया है। अब इन गुणनखंडों को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो इसके फैक्टर किस तरह से लिखा जाएगा? इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से।
इसको इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसकी पावर्स के फॉर्म में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अगर पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे 3 to the power 2 हो जाएगी, 5 to the power 2 हो जाएगी, और 7 की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5005। हम लोग फिर से अपने उसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, उससे हमारा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है। अब लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं होगा। इनका डिजिट सम कितना है? इनका डिजिट सम 10 है। इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। लास्ट में 5 है और हमारा अगला नंबर भी 5 है, मतलब 5 से तो हो गई। तो अगर हम लोग इसको 5 टाइम्स इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 1 है, इसका मतलब है कि ये 5 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा आ रहा है? 7। बीच वाले को क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि 5 और 7 के बीच हो गया 6 ऑलरेडी 2 3 से मिलकर बनता है। जब हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलते हैं तो ये नंबर या इन नंबर से बनने वाले किसी भी नंबर से अगर इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनसे बनने वाले किसी भी नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। सो हम लोग डायरेक्ट 7 पर आ जाएंगे। 7 से इसको देखेंगे। सो ये 7 टाइम्स ये का डिवाइड हो जाएगा और 143 आ जाएगा। अभी फिर हम इसको देखेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 हमारा रिमाइंडर होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद नेक्स्ट कौन आता है? 11। फिर से आपको बीच वालों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बीच के जो भी नंबर है वो इन्हीं सबों से मिलकर बने होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट 11 के पास चले जाएंगे। 11 में आप देखेंगे तो 11 से ये कटता हुआ दिख रहा है, इसका डिवीजन 11 टाइम्स हो जाएगा। 13 है। आपको पता है कि 13 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब उसका फैक्टराइजेशन तो 13 into 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कन्वेंशन हम लोगों ने बनाया हुआ है कि हम इसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे, उससे फायदा कितना हो रहा है और कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं। बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अगले प्राइम नंबर को पकड़ते हैं और उसी से ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए अगर इसका हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 5 into 7 into 11 into 13। अब यहाँ पर ये सभी एक एक बार है, इन सबकी पावर 1 है, इसलिए इस फॉर्म में तो हम लोग इसको नहीं डिनोट कर पाएंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। एक सवाल और है, अगर आपने यहाँ पर कन्वेंशन को सीखा होगा तो ये सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूँ। इसको आपको ट्राई करना है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्राई करने का मेथड वही करिएगा। क्या अप्रोच रहेगी आपकी? पहले 2 3 5 इसी तरह से चलना है। बीच के जो इनके नंबर आ रहे हैं, जैसे कि हम 5 या 7 पर हैं, तो इसके बीच में आए हुए अगर कोई नंबर है, जैसे 5 या 7 के बीच 6 आता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। जब हम 5 से 7 पर आ रहे हैं तो बीच के जो नंबर छोड़ दिए हैं वो उनसे होगा भी नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप 13 तक आ चुके हैं तो 13 में आए हैं और उसके आगे भी जा रहे हैं, तो उसके आगे आता है 17, यानी कि 13 से 17 के बीच जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी इन्हीं नंबरों से मिलकर बने हैं। तो अगर इनसे डिवाइड नहीं हुआ है तो उनसे भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए प्राइम नंबर्स को ही हमको फॉलो करना होता है। यही एक बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ पर सीखनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला सवाल करते हैं। इसमें भी मैंने आपको यही क्वेश्चन 2 ही लिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। इन्हीं में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम है। कहने का मतलब ये है कि इनका हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ उनको बताना है, और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं वो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। पहले 2 से करेंगे इसको। सो ये 2 से 4, 2 5 से 10 है, 2 5 से 10, इस तरीके से ये हो गया 255। अब यहाँ पर इसको और देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 2 से अब नहीं जाएगा,
इसको 3 से देखेंगे, फिर 3 से अगर देखेंगे तो 3 से ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 10 और ये हो गया 10 + 2 12, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको 3 से देखेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 85 फिर से वही 17 के टेबल में आता है, यानी कि 17 और 5, पहले हम लोग 5 से ले जाते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से इसको ट्राई करेंगे हम लोग, ये इस तरह से हो गया। और 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 × 1, यानी कि अगर हम लोग इसका फैक्टर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है 2 × 3 × 5 × 17। नेक्स्ट हम लोग 92 को भी देख लेते हैं। 92 को अगर हम लोग निकालेंगे, 2 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल हो गए, अभी भी हो जाएगा 2 से, और 23 आ गया है। 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर होता है, यानी इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 23। अब देखिए यहां से हमको इन लोगों का HCF देखना है और LCM देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, HCF। अगर HCF निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी की सबसे कम से कम हम लोग पावर्स को लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, केवल 2 कॉमन हो रहा है, तो यानी कि इनका HCF कितना हो जाएगा, 2। हम लोग बात करते हैं LCM की। LCM में तो उल्टा होता है, दोनों को मिला के जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसी को लिया जाता है, इसमें कॉमन वाली कोई भी कंडीशन नहीं होती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार, इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, और फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर कौन होगा 17, लास्ट में कितना हो जाएगा क्या 23। ये इनका HCF हुआ और ये इनका LCM हुआ। तो अब बोल क्या रहा है आगे कि आपको ये भी दिखाना है, HCF और LCM तो निकालना ही है, साथ में आपको ये भी दिखाना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीपल वही होगा जो इनके HCF और LCM का मल्टीपल होगा। सबसे पहले HCF और LCM को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 23460, ये आपका केवल ये हुआ। अभी हमको इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग निकाल क्या है, HCF × LCM, तो इसमें हम लोग 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि HCF और LCM इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ रहा है 46920। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई मैं यहीं पे निकाल देता हूं। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये भी उतना ही आ रहा है 46920। तो चाहे इनका मल्टीपल हो और HCF × LCM इनका मल्टीपल, ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ क्या बोलेंगे कि ये दोनों युग्म संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए इनको शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले 2 टाइम्स इसको ले जाके देखेंगे। 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसको देखेंगे, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, सो अभी 21 आ गया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर 3 से इसको ट्राई करेंगे, तो 7 टाइम्स जाएगा। और 7 का आपको पता है फैक्टराइजेशन कितना होता है, 7 into 1। सो अगर हम लोग इसके यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको पावर के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 into 7। ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम लोग 5 4 54 को देख लेंगे हम लोग, ये भी 2 से जाएगा। 27, अब ये 2 से नहीं जाएगा और ये 3 के टेबल में होता है, आपको पता है। सो अब ये 3 से ही जाएगा। 9 भी 3 का ही मल्टीपल होता है। सो अगर आप लोग इसका फैक्टर देखते हैं तो इसके फैक्टर क्या हो गए, तो इसके गुणनखंड होते हैं 2 into 3, यहाँ पर 3 बार है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 to the power 3 यानी कि 3 की घात 3। अब देखिए ये दोनों इसके फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन होगा उसकी कम से कम वाली पावर को हम लोग लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 दोनों में है और 2 की कम से कम पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो रहा है 2। यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 भी दोनों में है, 3 की सबसे कम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, वो भी 1, यानी 3 into 2। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 6। अब एलसीएम देखते हैं। सो एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लिया जाता है और कॉमन का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 की पावर 4 ले लेंगे। यहाँ 3 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 ये दोनों हो जाएगा और आपका 7 हो जाएगा। सो ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और ये 7। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 16 और ये हो जाता है 27 और ये हो जाता है 7। सो इसका मल्टीपल हो गया 3024। तो एलसीएम हो गया 3024। अब हम लोगों को इनका मल्टीप्लाई देखना है, इन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसमें अगर 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल हो जाएगा। तो वो करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वन 144। अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आना चाहिए, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो इनका मल्टीपल भी कितना आ रहा है 18144, यानी कि 18,144। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे के सवालों को लगाएंगे। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, पहले सवाल में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है, 12, 15 और 21। तो इनका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें, मैं इनका फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखता हूं। तो देखिए 12 को हम लोग सबसे पहले उसी तरह से अपने कन्वेंशन को लेके चलेंगे, तो 2 टाइम्स देखेंगे और इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे ये क्या हो जाता है और 3, 1। सो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या बन रहे हैं 2 to the power 2 into 3। सो इसी तरीके से हम लोग 15 का देखेंगे। 15 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा, इसको हम लोग 3 से देखेंगे। सो यही इसका फैक्टर भी होता है 3 into 5। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या हो गए 3 गुणे 5। दोनों एक बार है इसलिए एक ही रहेगा और फिर इसकी पावर हम लोग एक लिखते नहीं है। अब देखिए अगली बात करते हैं 21 की। तो 21 आपको पता है ये 7 और 3 का एक मल्टीपल है और ये दोनों भी प्राइम नंबर्स ही हैं। तो अगर हम लोग इससे 3 को देखेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 into 1। तो इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं यहाँ पे 3 into 7। अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसको निकाल रहे हैं एचसीएफ को। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, यहां पर इन सब में जो भी कॉमन आएगा उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब क्या हुआ उभयनिष्ठ, और उसकी न्यूनतम घात ली जाएगी। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, 3 सब में है, बाकी कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 ही सब में कॉमन भी है। अब यहां पर हम लोग एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम अगर आप देखेंगे तो एलसीएम में हम लोगों को मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती है, यानी कि अधिकतम घात लेनी होती है और कॉमन वाली कोई बात नहीं होती है, आप जानते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग कौन लेंगे 2 की पावर 2, उसके बाद 3 है, 3 की पावर 1 ही है इसलिए 3 एक ही बार दिया जाएगा। इसके बाद हमारा 5 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आगे के सवालों को करते हैं, इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा टोटल 420। तो आपका एचसीएफ कितना हो रहा है 3 और एलसीएम कितना हो रहा है 420, यानी कि महत्तम समापवर्त्य हो रहा है 3 और लघुत्तम समापवर्त्य हो रहा है 420। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगले में आपको दिख रहा है 17 है, 23 है, 29 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप डिजिट्स को देखते हैं तो 17 और 23, 29 ये सारे ही हमारे कैसे हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो हमारा लेक्चर पहला वाला देख सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें बता दूं। जब भी आप हमारा लेक्चर देखिए, कोई भी चीज उसमें बताई जा रही है तो उसको आपको लिखने के लिए एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, ताकि आपको लेक्चर में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं उसको आप नोट कर सकें। 2 बार 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा और जितने भी कॉन्सेप्ट या जो बातें निकल के आ रही है उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को हटा दीजिए। फिर आपका वो बनाया हुआ नोट्स ही आपके काम आएगा, उससे आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाएगा, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि अगर इसी वीडियो पर आप डायरेक्ट आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, तो इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे हैं, इनके बारे में आपको जानने के लिए वीडियो को शुरू से सीक्वेंस में देखिए। मतलब जिस तरीके से एक सीरीज चालू हुई है उसी सीरीज को, पूरे रियल नंबर की सीरीज को आपको देखना है, ताकि आपको सारी चीजें एक ही बार में समझ में आए। और अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 17, 23 और 29 आपको पता है कि इनका जो भी फैक्टर होगा ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये सारे की सारी कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब है कि इनको या तो ये खुद से डिवाइड होंगी या 1 से, इसलिए हम लोग इसका यही फैक्टर लिख सकते हैं।
जब फैक्टर इस तरीके से होता है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो आपको पता है कि एक सबके मल्टीपल में होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1, इसका क्या लिखेंगे 23 इंटू 1, और इसका क्या लिखेंगे 29 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर 1 ही सब में कॉमन है, एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या है, 17, 23 और 29, केवल इनका मल्टीप्लाई ही करना है। तो एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में हमको क्या लिखना है, 17 इंटू 23 इंटू 29, बस इनका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको मल्टीप्लाई या गुणा भाग कैलकुलेशन के लिए थोड़ी बहुत चीजों की जानकारी करनी पड़ेगी। इसमें हमारे टेबल्स भी होती हैं, कुछ स्क्वायर होते हैं, कुछ क्यूब होते हैं। यानी कि आपको पहाड़े आने चाहिए, वर्ग आने चाहिए, वर्गमूल आने चाहिए और घन आना चाहिए। तो अगर आपको नंबर्स की ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता है तो आप निकाल लेंगे। इसको हम लोग 17 के टेबल पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, कैरी गया 5, तो 34 और 5 ये हो गया 391 इंटू 29। देखिए 29 एक प्राइम नंबर है, 29 का टेबल तो हमें नहीं आता है। 29 को अगर एक हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30 का टेबल हमको आता है। अगर किसी को 30 का टेबल नहीं आता है तो 3 का टेबल पढ़ेगा और उसमें केवल लास्ट में आपको 0 बढ़ा देना है। तो ये 29 है। अगर हम 1 टाइम्स देखेंगे तो 29 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 होगा, कैरी हो जाएगा 2। अभी 29 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 290। उसमें 29 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 261 और ये हमारा कैरी है 263, 3 यहाँ पर हो जाएगा और कितना कैरी हो जाएगा 26। अब इसको 3 टाइम्स देखेंगे। 29 का 3 टाइम्स नहीं पता है, लेकिन 30 का पता है। तो 30 का होता है 90, उसमें से 3 घटा देंगे तो 87 और 26। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 113, 130। सो ये इस तरीके से हो गया, ये इनका एचसीएफ हो गया और ये इनका एलसीएम हो गया। आगे भी हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका 8, 9 और 25। देखिए इन नंबरों को देखने से क्या पता चल रहा है, 8 जो है हमारा 2 का क्यूब है, यानी कि 8 में सिर्फ 2 है, 9 के अंदर सिर्फ 3 है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। यानी कि ये 2 का घन हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया और ये 5 का वर्ग हो गया। अब आपको पता है कि ये सब पहले वैसे भी हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं और इन्हीं का वर्ग है। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स में एचसीएफ कितना हो जाता है, कॉमन 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ आप कितना लिखेंगे, एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम के लिए जब आपने देखा था कि यहाँ प्राइम नंबर है और उसको हम मल्टीप्लाई ही कर रहे थे, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इनको केवल मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम में इनका मल्टीपल ही एलसीएम बन जाता है। तो देखिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 72 इंटू 25 और ये आपका हो जाएगा 1800। 25 का पढ़ा इजी है, नहीं तो आप 20 का पढ़ लीजिए या 30 का पढ़ लीजिए, जैसे भी आपको होता है गुणा करके आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ में 306 और 657 ये दो नंबर्स हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब यही है कि ये दो संख्याएं हैं, इनका हमको एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है 9 और पूछ क्या रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ 306 और 657 का हो गया है 9। एलसीएम आपको बताना है। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो भी दो नंबर्स होते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि अगर दो संख्याएं हैं और इनको हम गुणा कर रहे हैं तो इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर एचसीएफ लिख देंगे
और ये हो जाएगा एलसीएम। अब ये इधर मल्टीपल में है तो इधर आ जाएगा अपॉन में। इसको मतलब हम लोग 9 से इस मल्टीपल को डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो संख्या गुणा है इसको हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा ये 34 टाइम्स, और फिर इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा 22338, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर एक पता हो और दो नंबर हमें पता हो, दोनों संख्याएं पता हो, तो एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। ये सवाल इस तरह से भी हो सकता था कि इनमें से कोई एक नंबर देता और एक नंबर नहीं देता और बोलता कि उनका एलसीएम और एचसीएफ पता है, जो नंबर नहीं दिया है उसको आपको निकालना है। फिर भी यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं और इसी तरीके से वो सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यहां पर n का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। जिसको भी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है वो हमारे पिछले लेक्चर को देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का यहाँ क्या मतलब हो रहा है। अब उसके बाद बोल क्या रहा है 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर n, और n यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में बात करें तो वही संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं। इस तरीके से यह होता है। देखिए 6 के पावर n यानी n इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकता है, और उस केस में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है पाई। तो देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर n जो है ये n इन किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अंक 0 का कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं इस तरीके से, तो लास्ट वाला डिजिट होगा वो 0 होगा। कुछ ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर आप देख लीजिए 6 की पावर 2 करते हैं तो कितना हो रहा है 36। तो इनका ये कहना है कि जैसे 36 आया वैसे ही कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसमें लास्ट का डिजिट, यहाँ पर लास्ट का डिजिट 6 है, उसमें अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए 0। अब अंतिम संख्या 0 के लिए मैंने आपको भी बताया ही था कि लास्ट में 0 तभी अगर होगा तो उसका मतलब है कि उसमें 5 का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हम 6 को देखें, अगर हम लोग 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाता है फैक्टर 2 और 3। आपको पता है कि ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। यानी कि 6 का गुणनखंड हमने किया है तो 2 और 3 आया है, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। यहाँ पर 5 तभी आएगा जब 5 इनके मल्टीपल में होगा, यानी किसी इसकी पावर n के लिए, यानी कि n का मतलब ये हो जाता है कि उसको उतने ही टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसी को 6 की पावर n लिखा जाएगा। तो देखिए यही ये बोलना चाह रहा है कि अगर इस तरीके से हम 6 को लिख रहे हैं और लास्ट में उसमें 0 आ जाए, 0 आने के लिए जरूरी है कि वहां 5 भी होना चाहिए। 5 और 2 ये दोनों मिलके ही 0 बनाते हैं, क्योंकि 0 में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले 0 किस में आता है 10 में। 10 क्या होता है दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल, यानी कि 10 का फैक्टर करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। बिना 5 के अंक 0 अंत में नहीं आ सकता है। आप 6 का कितना भी पावर कर लीजिए कि उसको गुणा करते चले जाइए, लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जांच करने से ये पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड 2 और 3 हैं। अगर हम लोग इसको लिखेंगे 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब 6 का जो गुणनखंड है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। अब 2 और 3 का खुद प्राइम नंबर है, फिर 5 नहीं है, इसलिए जब इनका गुणनखंड में 5 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि n के किसी भी वैल्यू के लिए इसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा, यानी अंत में 0 नहीं आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि
ये जो नंबर दिए गए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है ये, हम दोनों को लिख देते हैं। तो बोल रहे हैं इस तरीके से कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये एक संख्या है, और दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर भाज्य संख्याएं हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसी चीज को हमको यहाँ पर इनको बताना है, व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए ये जो है ये 6 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 13 के साथ हम लोग क्या है, अगर किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई में 1 हम मान सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 5, जैसे यहाँ पे 1 इन्होंने लिखा है, लिखिए चाहे ना लिखिए, बात वही होती है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो 1 उसमें मल्टीपल माना जाता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, जैसे कि हम लोग प्लस साइन नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है 13 इंटू 1 और यहाँ पर ये है, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या आएगा? 13 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा? 7 इंटू 11, यहाँ पर कितना बचा? 1। एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ये संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13, ये एक ही संख्या है। आप देख रहे हैं कि ऊपर हम लोग गुणनखंड जब करते हैं किसी बड़ी संख्या को, यानी किसी भाज्य संख्या को तोड़ते हैं, तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी बड़ी संख्या को ही तोड़ के, अब 7, 11 और 13 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब किसी बड़ी संख्या को तोड़ के, किसी बड़े नंबर को जो डिविजिबल नंबर है उसे तोड़कर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, बीच में प्लस का साइन लगा है, ये प्लस ये दो अलग अलग संख्याओं को बता रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मल्टीपल में है तो ये अलग अलग संख्याएं हो गई हैं, अब ये प्लस के साथ लगा है तो ये अलग संख्या है। ये सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में है, मतलब एक ही संख्या है, और ये प्लस के बाद अलग है, ये दूसरी संख्या है। हम लोग दोनों में से 13 कॉमन आया निकाल लिया, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1, 77 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, जोड़ दिया है, 78 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 13 इंटू 78 ऑलरेडी आप जानते हैं 13 के टेबल में होता है 6 टाइम्स। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 13 इंटू 6 लिखेंगे। 6 का आपको पता है फैक्टर कितना होता है? 2 इंटू 3, डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू 3। इसको हम लोग फिर से अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30, चाहे पावर लगा दीजिए तो कोई बात नहीं उसमें भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? इसका फैक्टर किया। फैक्टर करने में ये जो नंबर लिखे थे इसी नंबर को हमने इस रूप में लिख दिया है। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो वो संख्या कैसी होगी? वो संख्या होगी भाज्य संख्या। वही आपको यहाँ पर भी करना है, इसमें मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी अप्रोच वही रहेगी। देखिए 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर जो संख्याएं बचेगी उसको हम लोग लिख देंगे, यानी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 को नहीं लिखेंगे और यहाँ पर 1 है, इसको लिख दिया जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या वैसे ही रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को छोड़ा हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो देखते हैं कितना होता है। ये हो जाएगा 5, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 24, और ये कितना हो जाएगा? 42 इंटू 24 प्लस 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 1008 प्लस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1009। देखिए दोस्तों ये एक ऐसी संख्या आ गई है जो खुद ही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एक संख्या ये, एक संख्या ये। अब देखिए इस संख्या को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर
के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी संख्या प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं तो क्या होगी, भाज्य संख्या। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये है चाहे ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। चलिए अब आगे के सवाल की तरफ देखते हैं। लास्ट वाला सवाल, अगला सवाल है हमारा 7th क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, यानी कि एक सर्कुलर फील्ड है, और उस फील्ड में दो लोग हैं जो चक्कर लगा सकते हैं, उस फील्ड का चक्कर लगा सकते हैं। तो देखिए सोनिया है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं किस तरीके से होगा ये। देखिए ये सर्कुलर पार्क हो गया। सोनिया अगर यहां से शुरू करती है तो ये पूरा चक्कर लेने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है ये। और रवि भी इसी जगह से शुरू करता है तो वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट। यानी कि रवि को इस सर्कुलर फील्ड का एक पूरा का पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट। आगे क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब ये है कि यही इसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट से ये दोनों एक ही साथ और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इस तरह से जा रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस तरह से, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस तरीके से किसी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। यानी चाहे दक्षिणावर्त चाहे या वामावर्त, किसी एक ही दिशा में दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है आगे, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जिस जगह से चले थे कितने समय बाद वहां पर फिर से मिल जाएंगे, यही आपको बताना है। इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको यह पता है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेंगे, तो सोनिया अब रवि को लगेंगे 12 मिनट। आपको यहाँ पे एक बात साफ समझ में आ रही है कि 12 मिनट 18 मिनट से कम टाइम है। इसका मतलब ये है कि सोनिया जब तक इसका एक चक्कर लगाएगी उससे पहले रवि इसका चक्कर लगा चुका होगा। अगर 12 का आधा करते हैं 6 और उसमें जोड़ देते हैं, मतलब सोनिया एक चक्कर जितनी देर में लगाएगी उतनी चक्कर में रवि 1.5 चक्कर, यानी एक चक्कर कंप्लीट करके आधा आ भी गया होगा। तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पता चलेगा कि ये दोनों कितनी देर बाद फिर मिलेंगे। जब भी इस तरीके का सवाल होता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसलिए कि इन दोनों संख्याओं का कितनी समय बाद, एलसीएम जो निकलता है वो ये बताता है कि कितनी समय बाद ये दोनों संख्याएं किस तरीके से बराबर हो जाएंगी। एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे 18 और 12, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए 18 को हम लोग पहले 2 से करते हैं तो ये 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 आपको पता होता है कि ये 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 into 3 to the power 3, सॉरी 2 into 3 to the power 2, मतलब कि 2 और 3 की घात 2। इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया। अगर हम लोग 12 का फैक्टर यहां से निकालेंगे तो इसके लिए भी आपको पता है इस तरीके से हो जाएगा। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 1। सो इसका फैक्टर कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 की पावर 2 into 3, यानी कि 2 की घात 2 और 3। हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात ली जाती है जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी, यानी कि मैक्सिमम पावर ली जाएगी जो भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर होंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 3 ये तो दोनों में हो गए, यानी कि एलसीएम में 2 और 3 ये तो आने ही है मल्टीपल में। अब पावर की बात कर लेते हैं, घात देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात दोनों में 3 की कितनी है, 2 की है मैक्सिमम घात कितनी है, 2, यानी कि दोनों की मैक्सिमम घात कितनी हो गई, 2। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया, ये हो गया 9, और ये 4 और 9 का मल्टीपल कितना हो गया, 36। तो 36 हमारा एलसीएम आया और ये मिनट में टाइम था, तो यही हमारा एलसीएम ये एक्चुअल में वो टाइम हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहां पर इसको आपको समझना होगा 36 कैसे मिलेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि जितनी देर में सोनिया एक चक्कर लगाएगी वो 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। अगर देखिए सोनिया एक चक्कर लगा रही है 18, एक चक्कर उसका पूरा हुआ 18 मिनट में, अगला चक्कर भी फिर से लगा रही है 18, 2 चक्कर इसने लगाए, 2 चक्कर लगाने में इसको टोटल टाइम कितना हुआ 36 मिनट। रवि की बात करते हैं, रवि एक चक्कर लगा रहा है 12, फिर एक और चक्कर लगा रहा है 12 और फिर एक और चक्कर लगा रहा है 12। हमें 36 ही लेके आना है, इसलिए हम 12 को इस तरह से लिखेंगे कि वो 36 बने, यानी कि 1, 2 और 3 चक्कर, ये भी हो रहा है 36, यानी कि 3 चक्कर लगा लेगा ये, और वो 2 चक्कर लगा चुकी होगी, तब वो दोनों जाकर वहां पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये उसी चीज को देता है, एक पूरा राउंड यानी एक पूरा रेवोल्यूशन, जो सर्कुलर फील्ड है उसका एक पूरा चक्कर कितनी देर में ये पूरा हो रहा है। अब उसी पूरे चक्कर के कितने टाइम बाद, यानी कि यहाँ पर हमको फ्रैक्शन वैल्यू ने ये दी है कि वो आधा दौड़ा और ये जाके उससे मिल गया, पूरा चक्कर कंप्लीट करते हुए निकालना था। इसके लिए 12 में इसका पूरा हो जाता है, यानी कि ये 3 चक्कर लगा चुका होगा और ये 18 में 2 चक्कर लगा चुकी होगी और ये लोग 36वें मिनट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों को करने का एक बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा और एक कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी सवालों को लगाने बैठिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको वहां पर जो भी चीज अलग लगे या जो लगे कि हाँ ये चीज इसको नोट करना चाहिए, उसको नोट जरूर करिए। ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे, वीडियो बनाने में तो ज्यादा टाइम होता है, लेकिन एक बार अगर आप नोट्स बना लेंगे और उसको दोबारा पढ़ेंगे तो वो 10 से 15 मिनट के ही टाइम में आपको सब समझ में आ जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा, वीडियो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो दोस्तों अपने लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके बाद के टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो, उनकी नॉलेज अच्छी हो और वो भी मैथ्स को अच्छे से अच्छा और आसान तरीके से लगा पाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।